वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 6 सितंबर का हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबी होती है, उसे 1.5 और 1.25 करके आप देख सकते हैं, क्योंकि जो अप्रोच रहती है वो बेसिक प्लस करंट की हमारे साथ में रहती है, ताकि मेंस का आंसर हम आसानी से लिख पाएँ। तो हम जो न्यूज़ आती है या कोई भी वर्ड आया, हम उसका डीपली उसका एनालिसिस करते हैं, ताकि उससे कभी ज़िंदगी में कोई गलती ना हो पाए। जो पहली न्यूज़ आती है वो आती है निफा वायरस से रिलेटेड। तो निफा वायरस क्या है? एनआईवी इसको नाम भी इसको बोला जाता है, एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक मतलब होता है जो एनिमल से और ह्यूमन में ट्रांसफर होती है कोई डिसीज़, इसको जूनोटिक डिसीज़ बोलते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ एनिमल टू ह्यूमन, इसको जूनोटिक बोलते हैं। ये जो निफा वायरस कॉज करता है, ये आपके आरएनए पे डैमेज करता है। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लियर एसिड, इसको वायरस बोला जाता है। ठीक है, तो उस पर अटैक करता है। जो जीनिस है इसका आपका हिनिपा वायरस, इनको आपको नहीं पढ़ना है। जो क्लोज रिलेटेड है हिंड्रा वायरस से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, आप हिंड्रा वायरस याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार न्यूज़ में ये आता रहता है। हिंड्रा वायरस इससे बहुत ही रिलेटिव है। यहाँ पे डेफिनेशन भी दी है हिंड्रा वायरस की। इन्फेक्शन रेयर ही मतलब होता है कि जूनोसिस दैट कॉज द सीवियर ऑफ्टन फेटल डिसीज़ है इन बोथ इफेक्टेड हॉर्स एंड ह्यूमन के अंदर होती है। तो ये हॉर्स और ह्यूमन के अंदर होती है। देखो ट्रांसमिशन कैसे होता है। ये बैट क्या करती है, फ्रूट मतलब इसके ऊपर बैठ जाती है, या फिर फ्रूट्स के ऊपर बाइट कर देती है, या फिर जो ये पिग्स होते हैं इनके ऊपर बाइट कर देती है। जब आप इन्हें कंज्यूम करते हो, देखो इनडायरेक्टली है, आप बैट तो खाते नहीं हो, इनडायरेक्टली जब आप कंज्यूम करते हो इन चीज़ों को, तो आप बीमार हो जाते हो। तो फिर उससे क्या होता है, आपको हो जाता है, फिर आप सोसाइटी में ट्रांसमिट कर देते हो उसको। देखो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजेक्शन भी है इसका, और जूनोटिक भी है, एनिमल टू ह्यूमन भी इसका ट्रांजेक्शन। तो आपको याद रखना है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। जो पहली बार हुआ था मलेशिया और सिंगापुर में हुआ था 998 में, 999 में। देखो ये मलेशियन, सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना, ये लोग क्या क्या खाते हैं आपको पता ही है। इसकी वजह से ये वायरस सारे होते हैं। जो फर्स्ट एपियर डोमेस्टिक पिग के अंदर ये पाया गया था, उससे फिर उसको इंसान ने कंज्यूम किया, और उसके बाद फिर पूरे में फैल गया। डोमेस्टिक एनिमल में होने से डॉग में, कैट में, किसी में भी हो सकता है, क्योंकि ये जो बैट्स हैं किसी पे भी बाइट कर देती हैं। ट्रांसमिशन कैसा है, एक बार ही हो जाए, फ्रूट आपने खाया, फ्रूट बैट खाया, फ्लाइंग फॉक्सेस, कुछ भी आपने चीज़ें खाई, आपको होगा, आपको होने के बाद फिर ये फैलता चला जाएगा। ये आपको पता ही है कि बैट के यूरिन से ये क्या हो प्रेजेंट होता है। ये वायरस जो प्रेजेंट होता है, बाइट नहीं, उसके यूरिन में प्रेजेंट होता है। जो बैट है, जो आपकी चिंगबादड़ है, उसके यूरिन में प्रेजेंट होता है। पूरे फिर तो उसके सलाइवा में बाइटिंग द फ्रूट, जो फ्रूट्स को बाइटिंग करती है बैट, सब में होता है, सलाइवा में भी होता है, उसके यूरिन में भी होता है। तो ये आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं इसको होने के, तब आप कंज्यूम करते हैं इन सब चीज़ों को। सिम्टम्स क्या होंगे, वही होंगे सारे सिम्टम्स आपके। एफिसिलिट सिंड्रोम्स हो जाएगा, फीवर, हार्ट हो जाएगा, मतलब वही सारे, कोमा में चले जाएंगे, पोटेशनली आपकी डेथ हो जाएगी लास्ट में। देखो तो केरला में अभी लोगों की डेथ हुई है। केरला में कोझिकोडी जगह है, केरला में सिटी का नाम है। यहाँ पे वायरस बहुत बुरी तरह फैल रहा है, तो ये आपको याद रखना है। अभी कुछ मैं आपको इंडिया के बताऊँगा। करंटली क्या है, नो वैक्सीन, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, ना एनिमल के लिए ना ह्यूमन के लिए। तो आपको याद रखना है, कोई वैक्सीन नहीं है। इसके सिम्टम्स आप देख सकते हो, देखना है उसके यूरिन में, सलाइवा में, सब कुछ में ये होता है। और ये एक जूनोटिक डिसीज़ है, और ये बहुत क्लोजली रिलेशनशिप रखता है आपका हिंड्रा वायरस से। हिंड्रा वायरस भी यो पिग्स में और आपका हॉर्सेस में होता है, तो उनसे बहुत क्लोजली टर्म रखता है। पहली बार जो पाया मलेशिया और सिंगापुर में पाया गया था, ये आपको याद रखना है। जो इफेक्ट डालता है वो क्या आरएनए स्ट्रक्चर पर डालता है। अब कुछ आइडेंटिफाई किया गया, मैंने बताया मलेशिया में पहली बार पाया गया था। जो इसमें फर्टिलिटी रेट है, मौत का दर्द है, वो 40% है। आपका कोरोना में कितना है, 1 और 2% है, पर इसमें जो डेथ का रेट है वो 40% है। ऐसा भी आपको याद रखना है। निफा वायरस इंडिया में कहाँ फाउंड होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो जो CFF है इंडिया में, इसके 60 to 100% डेथ हो सकती है। 2005 में पहले सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल, उसमें पाया गया सबसे पहले 2001 में। 2007 में नाडिया डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की, वहाँ पे पाया गया था। 2018 में कोझिकोडी डिस्ट्रिक्ट केरला की, वहाँ पे 18 डेथ इसकी वजह से हुई थी। 2019 में कोझिकोडी में, अब 2021 चल रहा है, तो दोबारा से कोझिकोडी में पाया गया। अब आपने देखा होगा मोस्टली वायरस इस रीजन में क्यों आते हैं, या फिर इधर वाले रीजन में, या फिर इधर वाले रीजन में क्यों आते हैं। इसका एक रीज़न है समुद्र। यहाँ पे क्या रहती है, नमी रहती है मौसम में। नमी रहने की वजह से, क्योंकि नमी में वायरस बहुत कैरी करता है, कभी हॉट एंड कोल्ड या कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट में नहीं करेगा, ड्राई एंड हॉट में, ड्राई एंड कोल्ड में नहीं करेगा। मोस्टली जो उसको वेटनेस चाहिए, वायरस बहुत दूर तक कैरी करता है। कहते हैं ना वायरस मतलब गर्मी से मर जाएगा कोरोना, पर ऐसा हुआ नहीं था। तो उससे क्या होता है, मतलब बहुत दूर तक, बहुत टर्म तक सस्टेनेबल रह सकता है वो, उसके हॉट एंड वेट क्लाइमेट, फेवरेबल कंडीशन रहता है। तो जो ज़्यादा वायरस पाए जाते हैं अफ्रीका के अंदर, क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि अफ्रीका के अंदर जो कोस्टल एरिया है, मोस्टली कोस्टल नहीं, सॉरी, इक्वेटर के आसपास के हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, तो इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा वायरस उत्पन्न होते हैं। ये भी एक कारण है।
फिर मैंने आपको बता दिया इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो जाता है, एनआईवी इसको बोला जाता है, फैटल कॉज स्वेलिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर, ठीक है, साइंस टू रेस्पिरेटरी इलनेस भी आपको होने लगती है, कि ये सारी कुछ चीज़ में है। फिर महाबलेश्वरम जो फाइंडिंग है इसमें लार्ज फ्रूट ईटिंग, मतलब इन सब चीज़ों से मैंने ऊपर आपको बता ही चुका हूँ, इन सब चीज़ों से होता है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद है। दूसरी न्यूज़ आती है लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। अभी रशिया के साथ एक एग्रीमेंट करने जिसका नाम बताया गया आपको रिस्क लॉस, इसमें है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट इज लाइकली टू बी साउंड इन द मंथ, इस मंथ में साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम क्या कर पाएंगे, जो हमारे लॉजिस्टिक जो रशिया के बेस हैं वो इंडियन यूज़ कर पाएंगे, और जो इंडियन के बेसिस हैं वो रशियन यूज़ कर पाएंगे, चाहे आर्मी हो चाहे लॉजिस्टिक कुछ भी हो। तो ऐसे एग्रीमेंट हमने यूएस के साथ भी किए हुए हैं और रशिया के साथ भी किए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे लीमो एग्रीमेंट है आपका, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट है, ये यूएस के साथ 2016 में किया था। और हमने कुछ और किए हुए हैं, वो डिफेंस के एग्रीमेंट है, क्योंकि बहुत बार न्यूज़ में आते हैं आपकी गैसोमिया, एलएसए, सीमोसा और बीका, ये बहुत न्यूज़ में रहते हैं आपके, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लाइन से पढ़ेंगे। बेनिफिट क्या है इस सब चीज़ों से, कि यूएस के साथ हमने साइन किए हैं, बहुत सारे मिलिट्री एग्रीमेंट भी हैं, टाइज भी हैं, कि मीट द बिल्ड, एक तरह से बेस बिल्ड करते हैं, ग्राउंड वर्क करते हैं, प्रमोट करते हैं इंटरऑपरेबिलिटी को। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि आप हमें दो हम तुम्हें देंगे, तो मतलब दोनों आपस में मिल के काम करेंगे। तो मिलिट्री बाय क्रिएटिंग द कॉमन स्टैंडर्ड एंड द सिस्टम, तो ये सारी चीज़ होती हैं, तो हम पढ़ेंगे। पहला आता है आपके गैसोमिया, मतलब जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये 2002 में किया गया था, यूएस और रशिया ने साथ में किया था। इसमें क्या था कि यूएस आपको टेक्नोलॉजी कॉपरेशन करेगा मिलिट्री सेक्टर के अंदर, तो उसमें क्या होगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा यूएस गवर्नमेंट, ठीक है, अमेरिकन कंपनीज़ की विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, बट नॉट अ इंडियन प्राइवेट कंपनी। जो इंडिया की पीएसयू कंपनी है डिफेंस की, उनके साथ अपनी क्या करेगा, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन करेगा। टेक्नोलॉजी कॉपरेशन मीन्स क्या होता है, कोई हवाई जहाज़ बनाना है, वो सपोर्ट देंगे। टेक्नोलॉजी मतलब क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करेंगे, और पीएसयू के साथ करेंगे, ना कि प्राइवेट के साथ, कंपनी के साथ। जो प्राइवेट की रिलायंस फ्लायंस जो डिफेंस में उतर गई है, टाटा की डिफेंस में नहीं, जो आपकी डीआरडीओ वीआरडीओ पीएसयू हैं जो हैं, उनके साथ हम अच्छे से कॉपरेशन करेंगे। तो ये क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी कॉपरेशन का है, तो यहाँ पे रखो टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, ये हो गया। फिर एक कहता हमने लिमो, वो कहता लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इनकी संख्या भी याद रखना, ये 2016 में किया था लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के लिए। ये क्या करता है, बोथ द नेशन क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे ईच अदर मिलिट्री फैसिलिटी, जो भी हमारे बेस हैं, जो लॉजिस्टिक के सारे बेस हैं। इंडिया स्पेसिफिक वर्जन क्या था, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट से क्या होता है कि यूएस के जितने भी नेवल बेस हैं या मिलिट्री कॉपरेशन होगा, और इसमें मेनली जो असिस्टेंट प्रोवाइड होगा, जो उनके बेस हैं वो हम यूज़ कर पाएंगे, वो हमारे बेस यूज़ करेंगे। जैसे पोर्ट हो गया, जॉइंट एक्सरसाइज हो गया, ट्रेनिंग, ये आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोग्राम हो गया, डिजास्टर रिलीफ हो गया, रिक्वायरमेंट एग्री बोथ द कंट्री, केस टू केस बेसिस पे हम क्या करेंगे, ईच अदर मिलिट्री फैसिलिटी को एक्सचेंज करेंगे। जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट होगी वो हम सपोर्ट करेंगे एक दूसरे कंट्री को, ये हमारा बेस था। फिर एक आता है कोमकासा, ये 2018 में किया गया था कोमकासा। ये इंडिया स्पेसिफिक वर्जन क्या था कि कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। इसमें क्या हुआ था कि फोर्स इमीडिएटली वैलिड फॉर 10 ईयर के लिए पीरियड के लिए वैलिड है। ये एडवांस डिफेंस सिस्टम इनेबल द इंडिया, ठीक है, यूटिलाइज कैसे करना है यूएस ओरिजिनल प्लेटफॉर्म को। ये इंडिया को प्रोड्यूस करेगा, ट्रांसफर करेगा स्पेशलाइज इक्विपमेंट, जैसे स्पेशलाइज इक्विपमेंट होते हैं यूएस की, जैसे आपका C-17 हो गया, वो C-17 वो बोलते हैं, वो ग्लोबल मास्टर बहुत बड़ा हवाई जहाज होता है, वो C-130 हो गया, P-18S हो गया। तो ऐसी ऐसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफ़र करेंगे, और उसमें क्या होगा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम है ये, और 10 साल के लिए है, आपको याद रखना है। इससे क्या होगा, हमारा और चीज़ों में डेवलपमेंट होगा। अभी रिसेंटली 2020 में हमने किया है बीका साइन, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट। इसमें क्या करेंगे, 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट है इसके अंदर, बिटवीन द 2 नेशन साइन किया। इसमें जो स्पाटियल इन्फॉर्मेशन, अभी ये 2020 में ही क्यों किया है, आपने देखा होगा चाइना के साथ हमारा क्या हुआ था, अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, हम अपनी सैटेलाइट से देख पा रहे थे उनकी कैंप कहाँ कहाँ पे हैं, जो हमारे आसपास बनाए हुए हैं, ठीक है, तो हम वो देख पा रहे थे। हमें कुछ और एडवांस चीज़ चाहिए, देखो कि यूएस की बहुत सारी सैटेलाइट है, जितनी ज़्यादा सैटेलाइट उतनी ज़्यादा अच्छी पकड़ होती है। तो हमने यूएस के साथ ये बीका साइन किया है, क्योंकि यूएस आजकल कंट्रोल करना चाहता है चाइना को, तो हमारे साथ बीका साइन किया है। तो हमें ये क्या बताएगा, जियो स्पाटियल इन्फॉर्मेशन देगा ऊपर से कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि यूएस के पास बहुत अच्छे नेविगेशन सिस्टम है, हमसे तो बेटर डेवलप ही है। अभी हम बना रहे हैं, अपना डेवलप कर रहे हैं। तो आपको अपना जीपीएस का नाम बताना है, जो हमारा इंडियन जीपीएस है उसका नाम बताना है कमेंट में, क्या है उसको हम डेवलप जो कर रहे हैं।
तो ये बी का अभी 2020 में साइन किया है, ये मिलिट्री को एडवांटेज देगा क्योंकि वो जियो स्पाटियल इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। ये हो गया कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये इस चीज़ के कम्युनिकेशन करना बहुत सारी चीज़ों में हमें ये सिक्योरिटी हमारी इनहेंस कर पाए। एक है लॉजिस्टिक एक्सचेंज, हम उनके पोर्ट वो हमारे पोर्ट, वो लॉजिस्टिक एक्सचेंज हम यूज़ कर पाएंगे, दोनों नेशन के एक दूसरे के एग्रीमेंट है ये, ठीक है, 2016 में। एक है आपके जिसोमिया, इसमें क्या होगा कि टेक्नोलॉजी कॉपरेशन करेंगे, हम उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वो हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सारी चीज़ इसके अंदर है। फिर आता है इंडिया रशिया के बीच में क्या क्या हुआ है, एक्सपेंड किया कॉपरेशन को सेंट्रल एशिया के साथ जो हम काम कर रहे हैं आजकल, बायलैटरल एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल, मल्टीलेटरल, हमने बहुत सारे काम किए हैं। मेजर पॉइंट है जो आजकल काम कर रहे हैं जिस पे आपका हो गया आपकी रीलोस करके, इसमें किसकी फुल फॉर्म क्या है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ये नेवी टू नेवी भी होगा एंड नेवी टू नेवी कॉपरेशन मेमोरेंडम इसके अंदर होगा। रशिया की जो डिफेंस मिलिट्री है, जैसे जीन, मतलब ये जगह है आपकी जीन सिंघाई सीयू करके विजिट करेगा इंडिया, लेटर दिस ईयर में जाएगा, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो नाम में आ गया ना, रेसिप्रोकल एक्सचेंज लॉजिस्टिक। प्री में आपसे क्या पूछ सकता है, ये किस कंट्री के साथ किया है, इसमें है क्या, इसमें नाम में ही लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, हम भी उनके यूज़ कर पाएंगे, वो भी हमारे यूज़ कर पाएंगे, ये सारी चीज़ होंगी। और हमने डिफेंस में और क्या किया, S-400 खरीदने वाले हैं रशिया से, इस साल के लास्ट में ये आना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक एंटी मिसाइल सिस्टम है, ताकि आपकी कंट्री में कोई मिसाइल सामने से आ रही है 30 किलोमीटर पहले इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और 30 किलोमीटर पहले इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये सारी कुछ है। 2+2 हमने मिनिस्ट्री डायलॉग किया। 2+2 का मतलब क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने साथ में बैठ के उनके साथ कॉपरेशन किया। तो ये किया है हमने, और हम और भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स उनके साथ मिलकर बना रहे हैं, ठीक है ना। और हमने आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है वो इनके साथ बनाई है बैठ के, आपको याद रखना है। तो ये इनके साथ हमने किया है। और भी रशिया के साथ कुछ हमारे हिस्ट्रिकल टर्म भी बहुत अच्छे रहे हैं। आप देखोगे कितनी बार हमारा सपोर्ट दिया है, टाइम टेस्टिंग पार्टनर है हमारा, जब वो टाइम आता है हमारे जब भी हमारे साथ खड़ा हो जाता है आके। ट्रीटी की हमने साइन, इंडियन फ्रेंडशिप कॉपरेशन ट्रीटी 1971 में, और बाद में आके फिर हमने और भी ट्रीटी साइन किया, डिक्लेरेशन किया है। इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने डिक्लेयर किया अक्टूबर 2000 में। इनहेंस किया हमने कॉपरेशन को बहुत सारी चीज़ों में, जैसे पॉलिटिकल हो गया, सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड एंड इकोनॉमी, साइंस। और आज भी रशिया ऐसा देश है जिससे हम बहुत सारे हथियार खरीदते हैं। ये पहले नंबर पे यही आता है। यूएस अभी भी चौथे नंबर पे आता है, फिर फ्रांस आता है, इजराइल आता है, फिर कहीं नीचे आता है यूएस। पॉलिटिकल, अगर आप सिप्री की रिपोर्ट देखोगे, सिप्री की रिपोर्ट पढ़ना, उसमें सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सबसे ज़्यादा इंडिया हथियार किससे खरीदता है। और कहीं ना कहीं अब हमारे जो हथियार हम खरीदते वो कम कर रहे हैं, हम कम खरीदना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि हम इंडियन मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अपने यहाँ भी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। फिर हमारे जो स्पेस ऑर्गेनाइज मिशन जा रहा है, गगनयान, जो ट्रेनिंग दी है 4 आदमियों को, वो रशिया ने ही दी है। रशिया की ग्लोनास है, उसी ने ट्रेनिंग दी है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल रिलेशन हमारे बहुत हाई इंटरेक्शन है इनके साथ, बहुत सारी चीज़ें काम किया, ट्रेड कॉमर्स के लिए काम किया है, मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन के लिए काम किया है, जो को चेयर्ड बाय द रशिया और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। फिर हमने ये सारे काम किए हैं। EAM को चेयर करते हैं रशिया, मतलब इतने सारे हमने इनके साथ काम किया। सब न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है ये, हमें पार्टनरशिप, मतलब ये सपोर्ट करता है कि हमें न्यूक्लियर पार्टनर जो सप्लाई ग्रुप है उसके अंदर हमें मेंबरशिप मिल जाए। तो ये सपोर्ट करता है रशिया। ताकि अब आपको क्या पता लगा, NSC के अंदर इंडिया की सिटीजन, अभी इंडिया की मेंबरशिप नहीं है, तो ये भी याद रखना। डिफेंस सिक्योरिटी में तो बहुत अच्छे काम किए हैं कि मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन किया है, बायर सेलिंग फ्रेमवर्क तैयार किया, इनके साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम डेवलप किया, देखो ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप की है, सुखोई 30 एयरक्राफ्ट लिया, N90 टैंक इनसे लिया, S-400 एयर डिफेंस ले रहे हैं हम, प्रोजेक्ट जो चल रहा है। फिर आगे चल के K-8-226T हेलीकॉप्टर ले रहे हैं इनसे, तो ये भी आपको रखना है। हम ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं इंदिरा। और आपको रिसेंटली हमारा इंडिया की कोबरा बटालियन अभी रशिया में गई है। एक एक्सरसाइज का नाम बताना क्या है, जपैद नाम है उस एक्सरसाइज का, जपैद। अभी रिसेंटली परसों के न्यूज़पेपर में था, उसमें इंडिया पार्ट नहीं, उसमें 13-14 कंट्री पार्ट करती हैं। कुछ ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया गया है चाइना को, पाकिस्तान को, और भी कंट्रियाँ। एक बड़ी एक्सरसाइज होती है, तो वहाँ पे हमारी 200 या 250 आदमी गए हैं, वो जो कोबरा के थे वहाँ पे गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अपना प्रदर्शन करेंगे। तो जपैद वो नाम है एक्सरसाइज का, और ये चलती हुई आ रही है 2000 से, आई थिंक सो, ठीक है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप हमने इनहेंस किया इनके साथ, क्यों हमारा ट्रेड है US $50 बिलियन का है। बायलैटरल ट्रेड मतलब इतना है, तो मतलब हमने बहुत अच्छा किया है। न्यूक्लियर एनर्जी के हमारे रिएक्टर डेवलप किए हैं रशिया ने हमारे इंडिया में आके, बहुत सारे आपको नाम बताना है जो रिएक्टर डेवलप किए हैं, कहाँ पे किए हैं। ये तमिलनाडु के अंदर किए हैं बहुत सारे, और 5 रिएक्टर और डेवलप करेगा, 5 यानी 7 जो न्यूक्लियर रिएक्टर और डेवलप करेगा इंडिया में रशिया। तो ये भी चीज़ है। एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है
करता है हमको ये है। स्पेस कॉपरेशन में बहुत अच्छा काम करता है हमारे लिए। जो हमारी पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, वो इन्होंने ही भेजी थी आसमान में अंदर, तो वो भी आपको याद रखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा काम करते हैं हमारे साथ मिलकर। कल्चर कॉपरेशन हमारे, क्योंकि इंडिया स्टडीज़ इन रशिया, क्योंकि इंडियन जो स्टडीज़ कितने करते हैं, आप बोलते हो MBBS के रशिया गया है, ये रशिया में पढ़ाई करने गया, तो हमारे स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं। और आजकल रशिया ने एक चीज़ और प्रोग्राम स्टार्ट किया अपने कॉलेजों में, हिंदी लैंग्वेज का, तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली, संस्कृत, पाली, ये रशियन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाएगी एज ए एक्सटर्नल लैंग्वेज। आप सीखना चाहते हो, रशिया के पीपल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है सीखने में, इंडियन डांस, म्यूजिक, योगा को बहुत सीखना चाहते हैं। तो ये हमारे कल्चर, इसको बोलते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी, इसको बोलते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी। तो आपको याद रखना है। कुछ चैलेंजेस है। चैलेंजेस आज की तारीख में क्या है, जैसे हम यूएस की तरफ मूव कर रहे हैं तो रशिया चाइना की कॉपरेशन बहुत अच्छी होती जा रही है। रिसेंटली आपने देखा होगा जब अभी आपका UNSC की जब इंडिया चेयर कर रहा था, लास्ट मंथ इंडिया ने चेयर किया अगस्त में, उसमें एक सेंक्शन पास कराया था 2568 करके, एक मतलब उसमें पास कराना तालिबान टेररिज्म के ऊपर वो था, ठीक है। पर रशिया और चाइना उसे बाइकआउट कर गए थे, मतलब वोटिंग से ही बाहर हो गए थे। जो बची हुई 13 कंट्रियाँ, उन्होंने बोल दिया था 10 नॉन परमानेंट और 3 परमानेंट ने उसमें साथ दिया था, पर ये दोनों कंट्री वोटिंग से ही बाहर हो गए थे। तो कहीं ना कहीं जो रशिया की कॉपरेशन बढ़ रहा है चाइना के साथ, हमारे लिए एक वार्निंग सिस्टम है कि हमें इस पर ध्यान देना है। और कहीं ना कहीं रशिया जो OBR वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसमें अंदर जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक चीज़ है। फिर हम यूक्रेन का जो इशू है रशिया का, हम सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि यूक्रेन का उसने की जो क्रीमिया एरिया है वो कब्जा हुआ है, 2014 से उस पर कब्जा किया हुआ है, तो उसको सपोर्ट हम नहीं करते। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं, ये है। फिर ये जो अफगानिस्तान की क्राइसिस है, इंडिया और रशिया के दोनों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। रशिया का कुछ अलग है, हमारा कुछ अलग थिंकिंग है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ रशिया के बारे में बताई। फिर आज इसमें आया था आपको पंजशीर वैली। ये पंजशीर वैली कहाँ पे, अफगानिस्तान के अंदर है, जिसपे क्या हुआ, जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट लास्ट गवर्नमेंट, घानी की गवर्नमेंट में जो लास्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट थे, वो इन्हीं का एरिया, यहाँ पे वो बैठे हैं और उन्होंने जितनी अफगानिस्तान फोर्सेस बची थी सबको इकट्ठा किया हुआ है और ये तालिबान के साथ लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे। तो ये पंजशीर वैली है, तालिबान को उन्होंने भी चारों तरफ से घेरा, लाइट कट कर दी, इंटरनेट कट कर दिया, सप्लाई कट कर दी, सब कट कर दिया, फिर भी ये लड़ रहे हैं। तो लड़के ऐसे हैं, ये वाली पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं जो आपके टीपू सुल्तान बोलता था। हाँ, तो टीपू सुल्तान वाली पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि लड़ेंगे जब तक जान है, जब तक लड़ेंगे। तो आज हमें क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ पढ़नी है अफगानिस्तान, इराक और सीरिया की। पहली बात देखो कि नक्शा कैसे कैसे है। ये है आपका रशिया पूरा। रशिया की बाउंड्री फ़िलिस्तीन से छूती है, एस्तोनिया से छूती है, नॉर्वे से छूती है, ठीक है, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, इनसे इसकी बाउंड्री छूती है रशिया की, कहीं ना कहीं टच करती है। देखो यहाँ पे है आपका ये रहा यूक्रेन, और ये है क्रीमिया। ये वाला एरिया है जो किसने, रशिया ने कब्जा किया हुआ है। क्यों कब्जा किया हुआ है, क्योंकि इसे एक्सेस मिलता है ब्लैक सी के अंदर जाने के लिए, तो ब्लैक सी के अंदर जाने के लिए एक्सेस मिलता है, तो इस एरिया को अपने अंडर में रखा हुआ है। तो ये सारा नक्शा है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल बताऊंगा। तो ये सारा पूरा नक्शा है पूरा। और आपको नीचे आओगे, अगर आप गल्फ़ कंट्री देखोगे तो ये सारी गल्फ़ है, ईरान है, इराक है, इधर कुवैत है, इधर सऊदी अरेबिया, इधर बहरीन है, इधर कतर है, UAE है, ओमान है, यमन है, सीरिया है, लेबनान है, इज़राइल है, जॉर्डन है और इजिप्ट है। इस एरिया को बोलते हैं गुल्फ़ ऑफ अकाबा। कितनी कंट्री से टच करता है गुल्फ़ ऑफ अकाबा, इसको बोलते हैं। ये करता है इजिप्ट से, इज़राइल से, जॉर्डन से और सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया बोला जाता है गल्फ़ का अब्बा, मैं ऐसे याद किया, गल्फ़ का अब्बा। तो अब्बा कनेक्टेड है गुल्फ़ ऑफ अकाबा से, तो सऊदी अरेबिया भी है, यहाँ से जॉर्डन भी टच करता है इससे, और यहाँ से इज़राइल भी, तो एक्सेस मिलता है रेड सी के अंदर को इनको। और यहाँ से इजिप्ट तो है ही, और ये स्विस कैनाल है आपकी, जो आपको पता ही है। और फिर जो कितनी कंट्रियाँ जो टच करती हैं बॉर्डर, किससे टच करती है, मेडिटेरियन सी से। अगर आप सीरिया के ऊपर जाओगे तो ऊपर चले जाओगे यूरोप में, सीरिया करता है, लेबनान करता है, इज़राइल करता है, बट जॉर्डन नहीं करता। ये क्वेश्चन कई बार 2 बार रिपीटली टेलीकास्ट पूछा गया है UPSC ने। जॉर्डन नहीं करता है, इराक नहीं करता, इराक भी अंदर आता है, इराक नहीं करता। अब बात आती है पर्शियन गल्फ में कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं। ईरान करता है, इराक करता है, ठीक है, इराक यहाँ से हल्का सा करता है, कुवैत करता है, सऊदी अरेबिया करता है, बहरीन तो अंदर करता है, ये कतर करता है, UAE करता है। तो यहाँ पे बन हो जाता है, यहाँ पे स्ट्रीट ऑफ होमबुर्ज है। होमबुर्ज ईरान और UAE ओमान के बीच में, देखो यहाँ पे पॉइंट पे ना ओमान है, पॉइंट पे ओमान है, तो ईरान और ओमान के बीच में, ठीक है।
बल ए मंदीप है, यहाँ पे बल ए मंदीप है, ये यमन और इजिबुती जगह है उसी के बीच में है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये गल्फ ऑफ एडन को और रेड सी को कनेक्ट करता है बल ए मंदीप स्ट्रीट जो है यहाँ पे। तो मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रीट बता दी हैं, बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अकाबा बताया, गल्फ ऑफ अकाबा बताया, बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा, तो ये आपको थोड़ा नक्शा याद हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा नक्शे में, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये आते हैं हम अफ़गानिस्तान से। देखो मैंने आपको क्या बताया, कजाकिस्तान बताया था ये, ठीक है ना, और आपको ये बताया था। देखो पहले देखो अफ़गानिस्तान से कितनी कंट्रियाँ टच करती हैं। इंडिया टच करती है, देखो इंडिया यहाँ पे टच करती है, पहले से POK में आप लिखना इंडिया टच करती है, क्योंकि हमें नक्शा पूरा मानते हैं, इंडिया टच करती है, ठीक है। चाइना टच करती है, चाइना यहाँ से टच करते हैं, यहाँ से इंडिया टच करती है, तो ट्राई जंक्शन है चाइना इंडिया अफ़गानिस्तान का है। तजाकिस्तान करती है, उज़्बेकिस्तान करती है, तुर्कमेनिस्तान करती है, ईरान करती है, और इधर से पाकिस्तान करती है। तो ये सारी कंट्री टच करती हैं बॉर्डर किसका, अफ़गानिस्तान का। अब हम देखेंगे अफ़गानिस्तान की सिटियाँ देखेंगे कौन कौन सी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आज की तारीख में। ये आपका इंडिया था, यहाँ पे पामीर नॉट है, यहाँ से रेंज निकलते हैं, कुरनूल हो गया, आपको तानसेन हो गया, कुरनूल हो गया, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, ठीक है ना। जास्कर के बाद आपका आ जाएगा जास्कर के आपका ग्रेट हिमालय हो गया। तो ये यहाँ से पामीर नॉट से निकलती है। इधर की साइड जाओगे तो हिंदकुश निकलती है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बनाती है, उसको बोलते हैं दुरंतो लाइन बोलते हैं। जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बनाते हैं उसको दुरंतो लाइन बोलते हैं। अब ये देखो हिंदुश की रेंज है, हिंदकुश के जस्ट नीचे है आपके पंजशीर वैली, हिंदकुश के जस्ट नीचे पंजशीर वैली। बच्चे पूछेंगे याद कैसे करें इसे, याद की एक ट्रिक है, मैंने कहानी बनाई ना, पामीर नॉट बनाया, पामीर नॉट बना के फिर मैंने हिंदकुश रेंज निकाली, हिंदकुश के जस्ट नीचे है पंजशीर वैली। तो ऐसे चीज़ें याद रहती हैं। उसके जस्ट नीचे पंजशीर वैली, इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है, काबुल है, जो उसकी राजधानी है। आपकी जलाबाद है, बिल्कुल काबुल के जस्ट साइड में जलाबाद, जहाँ से खाइबर पास है, जो पाकिस्तान जाता है, खाइबर पास, इसको ब्लॉक किया था तालिबानियों ने। खाइबर पास यहाँ से निकलता है, जलाबाद से निकलता है। फिर आपकी गजनी है, कंधार है, ठीक है। इसके फिर आपको जारांज और डेलाराम, देखो जारान से डेलाराम, डेलाराम यहाँ पड़ता है। एक हाईवे डेवलप करते हैं, इंडिया बनाता था, जारान से डेलाराम हाईवे डेवलप कर रहा था, जो ग्वादरा पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा, ग्वादरा पोर्ट से कनेक्ट किया जाता था, तो वो जाराम से डेलाराम है। फिर आपकी हैरत है, ये इंपॉर्टेंट सिटी है। मज़ार शरीफ है आपकी, खुंजूद है, तो ये याद रखनी है। कंधार, जलालाबाद, काबुल, पंजशीर वैली, मज़ार शरीफ, हैरत, आपको जारांग और डेलाराम, ये कहाँ की सिटी हैं। ये आपकी लक्सर घार भी याद रख सकते हो, ये कहाँ की सिटी हैं। और हेलमंड रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है हेलमंड रिवर, ये निकलती है। तो ये कहाँ की हैं, ये सारी अफ़गानिस्तान की हैं। अब याद कैसे होंगी, आप एक चार्ट बनाना, ऐसे स्टिक नोट होंगे आपके पास, लिखना, पहले निकालना, यहाँ से हिंदकुश निकालना, अभी याद रहेगा पंजशीर, पंजशीर के जस्ट साइड में आपकी जलालाबाद, जहाँ से खाइबर पास है, उसके जस्ट नीचे आपके कंधार, कंधार के जस्ट साइड में आपके जारांग से डेलाराम हाईवे डेवलप कर रहे थे, तो ये हो गया। जिसके ऊपर जस्ट ऊपर है हैरत, हैरत के जस्ट ऊपर है मज़ार शरीफ, मज़ार शरीफ के जस्ट साइड में खुंदूस। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ऐसे उस स्टिक नोट पे लिखना, नहीं ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना, हिंदकुश बनाना, ये नाम लिखना, ऐसे लिख के और दीवार पे चिपका देना। सुबह को जब ब्रश करोगे तो याद हो जाएंगी, 2-3 बार देखोगे। फिर हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे सीरिया की। देखो सीरिया क्या मेडिटेरियन सी से छूती है, बिल्कुल छूती है, देखो ये छू रही है। सीरिया के ऊपर टर्की है, टर्की का बॉर्डर भी छूता है, तो टर्की भी छूती है मेडिटेरियन सी से, ठीक है। नीचे लेबनान आती है, तो लेबनान भी छूती है, लेबनान नीचे इजराइल आता है, इजराइल भी छूता है, और जॉर्डन नहीं छूता, जो जॉर्डन की गोलन हाइट है, जॉर्डन नहीं छूता, ये आपको याद रखना है। तो सीरिया का जो बॉर्डर मिलता है किससे मिलता है, इराक से मिलता है, ठीक है, जॉर्डन से मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो आपको याद ही, आपकी यूफ्रेटिस रिवर है, ये तो आपको पता ही है, टिग्रिस रिवर है, ये तो पता ही है आपको। इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है, अलीपो, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपको याद होगा यूपीएससी ने पूछा था अलीपो कहाँ है, होम्स, ये याद रखना, अलीपो, होम्स और आपकी दमस्कस, ये 3 का नाम याद रखो, अलीपो, होम्स और दमस्कस, ये याद रखो। आपको बिशरी माउंटेन याद रख सकते हो, ये भी आपको ऐसे ही बनाना है, स्टिक नोट लेना, सीरिया लिखना, क्या जा रहा है, 50 पैसे का नोट्स है, एग्जाम में निकलेगा। अलीपो लिखना, अलीपो के नीचे होम्स लिखना, होम्स के नीचे दमस्कस लिखना, ये आप लिख लेना, ठीक है ना। और लेबनन माउंटेन भी लिख सकते हो, एंटी लेबनन माउंटेन्स, एंटी लेबनन माउंटेन्स इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये लेबनन को एंटी करते हैं, दूर करते हैं, तो एंटी लिख लेना। ये 3 सिटी के नाम लिखे, अलीपो, होम्स और दमस्कस, ये किसकी हैं, ये सीरिया की हैं, अलीपो दम। ट्रिक बताऊं, लास्ट में सीरिया आता है तो ए से अलीपो हो गया, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर एच से होम्स हो जाएगा, अलीपो का होम्स,
ठीक है। दमिश्कस में, अलीपो का होम्स दमिश्कस में और सीरिया के अंदर ये सारी चीज़ है। अलीपो का होम्स दमिश्कस में, सीरिया के अंदर सारी चीज़ है। वो अलीपो जो है वो जस्ट साइड में उसके बिसरी माउंटेन भी हैं, ऐसे याद रख सकते हो। फिर हम पढ़ेंगे इराक की, क्योंकि ये सारे डिस्प्यूट एरिया है, ये सारे डिस्प्यूट एरिया तो इनकी पढ़ेंगे। जो आपके इराक, सबसे पहले आपको याद रखना है आपको जगरोस माउंटेन, ये कहाँ पे, इराक का बॉर्डर बनाते हैं ईरान के साथ। आपके जगरोस माउंटेन ये ईरान का बॉर्डर बनाते हैं इराक के साथ, याद रखना। ऊपर टर्की पड़ता है, ठीक है। पहले आएगी मोसूल, फिर आएगी किरकुर, फिर आएगी बद्दाग, फिर आएगी अलबशर। ये नाम याद रखना, 4। मोसूल, किरकुर, बद्दाग और अलबशर, ये किसकी हैं? टिग्रिस रिवर भी यहाँ से निकलते, ये किसकी हैं? इराक की। ये कैसे रख सकते हो? मौसा जी थे, किरकुर के साथ भाग गए बद्दाग और अलबशर के साथ। मौसा, किरकुर, बद्दाग और अलबशर। तो मोसूल, किरकुर, बद्दाग और अलबशर, तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं कहीं ना कहीं आपकी किसकी हो जाती हैं? ये हो जाती हैं आपकी इराक की। अब आपको ये कैसे याद रखना है? देखो ये आसपास में, देखो आपको पाकिस्तान और इंडिया तो पता है, ईरान भी पता है क्योंकि ईरान ग्वादरा पोर्ट यहाँ पे डेवलप था, यहाँ से हम एक रोड यहाँ पे बना रहे थे, यहाँ से जेराराम, आपको जरांग से डेलाराम हाईवे डेवलप किया, तो आपको ईरान भी पता है। 3 कंट्री आपको पता है, जो आपको पहली कॉमन चीज़ उसको बाहर कर देना चाहिए। अब आपको याद रखना है कौन सी तान वाली, जो तान वाली कंट्रियाँ, देखो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इसमें से कौन सी नहीं आती हैं? जितनी के वाली है ना, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये टच नहीं करती हैं दोनों, ये टच नहीं करती है अफगानिस्तान से, और सारी तान वाली करती हैं। पाकिस्तान भी करती है, तजाकिस्तान भी करती है, और गिर्गिस्तान भी करती है, तुर्कमेनिस्तान भी करती है, तो ये सारी टच करती हैं। तो ये होगी एक शॉर्ट ट्रिक याद करने की, मैंने ऐसे बनाया, देखो मैंने आपको ट्रिक बता दी, याद रहेगी आपकी। फिर आपको इराक की कैसे करनी है, इराक की आपको मैं बताऊँ। मौसा थे मेरे, किरकुर के साथ, किरकुर एक लड़की का नाम है, उसके साथ, ठीक है, ब्याह करके, बद्दाक मतलब मार करके, और अलबशर हो गए, अलबशर हो गए। तो किरकुर, आपको मौसूल, किरकुर, बद्दाक और अलबशर मुझे तो रटी हुई हैं, मैं तो इसलिए मैं बोलता हूँ। अलीपो हो गया, होम्स हो गया, दमिश्कस हो गया, ये किसके हैं? सीरिया की हैं। और क्योंकि बार बार पढ़ना पड़ता है, और मैंने ये तो आज ही याद की हैं, ये वाली तो अफगानिस्तान की। हिंदकुश रेंज मुझे याद था कि आमिर नॉट से निकलती है और ये दुरंतो लाइन बनाती है, ठीक है ना। इंडिया और अफगानिस्तान की दुरंतो है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दुरंतो लाइन है, नेम दोनों का सेम है। उसके जस्ट साइड में आपकी कौन सी आती है? ये पंजशीर वैली आती है, उसकी जस्ट साइड में कौन सी? जलधार, आपको जलालाबाद आता है, नीचे कंधार आता है, ज़ाराराम से डेलाराम हाईवे था, और ऊपर हिरत आती है, हिरत के ऊपर मज़ार शरीफ आती है, मैंने ऐसे याद किया हुआ है। तो ये सारी किसकी हैं? ये सारी अफगानिस्तान की है। नीचे आता है कोलोजियम सिस्टम, ये देखो मैंने बहुत अच्छी तरह बताया हुआ, पहले मैं इसका जिस्ट देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक सिस्टम होता है आपके सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के अपॉइंट करने का या ट्रांसफ़र करने का, ठीक है ना। सिस्टम क्या होता है कि एक होता है कोलोजियम सिस्टम, ये 3rd जज केस से डेवलप किया गया था। 3rd जज केस 1998 में आया था, और इसमें क्या था कि 4th सीनियर मोस्ट +1 कि कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ठीक है, कोलोजियम सिस्टम डेवलप किया गया था। ये कोलोजियम रिकमेंडेशन भेजता है आपका लॉ मिनिस्ट्री को, देखो ये बैठे लॉ मिनिस्टर आपके, कौन से? रिज्जू जी, ठीक है। ये लॉ मिनिस्ट्री को रिकमेंडेशन भेजता है कि इन आदमियों को अपॉइंटेड कर दो सुप्रीम कोर्ट में, या इन आदमियों को अपॉइंटेड कर दो हाई कोर्ट में, या इन आदमियों को ट्रांसफ़र कर दो इस हाई कोर्ट से यहाँ पे या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। ये फॉरवर्ड करते हैं आगे प्रेसिडेंट को। देखो लॉ मिनिस्ट्री मतलब वही PM का रोल कहीं ना कहीं आ जाता है, वो पूछते हैं सर ऐसा हो रहा है, ये आ रहा है, ठीक है कर दो, तो प्रेसिडेंट को आगे भेजते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है इनको, ठीक है। तो अपॉइंट हो जाते हैं और जज बन जाते हैं, ये हो गया। इन्होंने लिस्ट आगे भेजी, लॉ मिनिस्ट्री ने अपने पास रखी रही। अभी यही तो इशू चल रहा था ना, बार बार अपॉइंट नहीं कर रही है गवर्नमेंट, अपॉइंट नहीं कर रही है, तो यही था, बीच में लटका के रखते थे। इन्होंने भेजी लिस्ट, इन्होंने वापस कर दी, दोबारा आप चेक करो, दोबारा इन्होंने फिर वही नाम भेज दिए, फिर तो इनको मानने ही पड़ेंगे, मैंडेटरी है, इनको मानना ही पड़ेगा और आगे भेजने ही पड़ेंगे। अब इनके पास क्यों जाती है? क्योंकि इंक्वायरी एक्ट 1987 है शायद, 1978 है शायद, इंक्वायरी एक्ट 1978 है। उसमें यह बताया गया है कि जब जज के नाम जाते हैं तो उनके खिलाफ इंक्वायरी होती है, उनको चेक होता है इनका करेक्टर कैसा है, कोई गलत चीज़ तो नहीं की लाइफ में, तो वो चेक होता है, वो इंक्वायरी ये करते हैं, मिनिस्ट्री करती है, उसके बाद ही नाम आगे भेजती है, ऐसा कहा जाता है। इंक्वायरी कुछ नहीं होती, अपना आदमी रखा जाता है, वो फॉर्म, ठीक है ना, इसलिए वो सोचते हैं कि अपना आदमी आए, दोबारा लिस्ट है तो कुछ नाम चेंज करके हमारा आदमी आ जाए, तो ये होता है ऐसे, और आगे भेज दिया जाता है इसको, ये सिस्टम है। हाई कोर्ट का करना हो तो हाई कोर्ट्स के नाम यहाँ जाते हैं, यहाँ से फिर आगे जाते हैं, पूरा सिस्टम इस पे घूमता रहता है कोलोजियम सिस्टम में। क्योंकि हमारे सिस्टम में क्या है कि 3 स्ट्रक्चर है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना है दोनों से,
इन दोनों से। तो हमारे क्या जज को जज ही अपॉइंट करते हैं, हमारे इंडिया सिस्टम में ऐसा है। अब आपको आसानी हो जाएगी पूरा पढ़ने में। द सिस्टम विल बी जज को अपॉइंट करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, ये यूज़ किया जाता है। ओनली जज करेंगे उनको भी, ये भी जज है, उन्हीं वही कर सकते हैं उनका। एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो जज का है ये फॉर्म नहीं हुआ है, जो कोलिजियम सिस्टम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं बना है, ना ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। ये इवॉल्व किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया है इस सारा सिस्टम। और जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जज के साथ मिलकर उस सिस्टम को देखते हैं। हाई कोर्ट का जो कोलिजियम वो भी लीड करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के होते हैं वो लीड करते हैं, और उनके साथ अदर सीनियर मोस्ट जज होते हैं हाई कोर्ट में वो लीड करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट आगे भेजेगा। The name of recommendation appointed of the High Court Judge Collegium reached to the government only after approval by the Chief Justice of India। मैंने बोला ना, पहले उनके पास जाएगा, उनके पास से आगे जाएगा, तब अपॉइंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम है उसके पास जाते हैं, हाई कोर्ट के चूज करके सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम को भेजेंगे, वो आगे भेजेंगे लॉ मिनिस्ट्री वाला, लॉ मिनिस्ट्री पास जाएगा आगे प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कर देंगे। ये सारा सिस्टम हमारे चलता है। द गवर्नमेंट क्या करती है, रिटर्न कर देती है रिकमेंडेशन जज की, और रिकन्सिडरेशन के लिए बोलती है कोलिजियम से दोबारा वो इनाम भेज देता। तो मैंडेटरी है मानना, जो मैंने आपको ऊपर बताई दिया सारी चीज़ें। तो ये हमारी क्या करता है, स्ट्रेंथिंग पावर देता है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस को पावर मिलती है। ये इवोल्यूशन कैसे हुआ, आर्टिकल 124 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोलता है कि जज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड किए जाएंगे। ही शील बी कंसल्ट सच एज ए नंबर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ठीक है ना। वो कंसल्ट कर सकते हैं अपने इनसे, कितने इनसे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इनसे कंसल्ट करके कर सकते हैं। आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या बोलता है, जज ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि जज के अपॉइंटमेंट, जज का ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, ऐसी 20-25 मिनट की वीडियो है, पूरा कंप्लीट मैंने आपको उसमें समझाया पूरा अच्छे तरीके से। तो उसमें आप जाके देख लेना और आपको कभी नहीं भूलोगे। तो वही प्रेसिडेंट अपॉइंटेड करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्ट से, गवर्नर ऑफ स्टेट की कंसल्ट करके। तो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं शुड बी ऑल्सो कंसल्ट विद द एक्सपर्ट एंड हिज ओन अपॉइंटमेंट। तो वो भी आपको पता ही है। फर्स्ट जज केस आया 1981 में। इसमें क्या था, फर्स्ट जज केस में कि प्रेसिडेंट जिन आदमी को रखते थे, वो जो एडवाइस जाती थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, वही भेजते थे ओनली। जब पहले केस में ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भेजते थे, पर वो मैंडेटरी नहीं होती थी, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होता था, किसी को भी अपॉइंट कर सकता था, पर सलाह लेता था, चीफ जस्टिस की एडवाइस लेता था। पर बाद में क्या हुआ कि देखा गया कि बीच में तो ये तो पूरा एक तरीके से इंडिपेंडेंसी है ही नहीं आपकी जुडिशरी में, नहीं, चेंज किया गया। 993 में केस दोबारा जज केस आया, इसमें किया गया चीफ जस्टिस होंगे +2 सीनियर मोस्ट जज होंगे उनके साथ, और उनकी जो रिकमेंडेशन भेजेंगे वो बाइंडिंग होगी, वो माननी ही पड़ेगी। तो ये हुआ। फिर देखा गया कि 2 ही जज सीनियर मोस्ट, इनमें मोनोपोली बन जाएगी, किसी अपने नेटिव को रख लेंगे जानने वाले को। तो इन्होंने क्या कि चलो 2 और ऐड कर देते हैं। तो 998 में क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया +4 सीनियर मोस्ट जज, और ये मैंडेटरी है। सरकार को लगा तो भाई ये तो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा तो कुछ रोल ही नहीं आ रहा है, हम क्या करें। सरकार कहते हैं रुक जाओ, हम आते हैं। 4th जज केस 2015 में आया, और क्या किया, एनजेसी का गठन किया गया। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एनजेसी का गठन किया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये है क्या, एनजेसी कुछ नहीं है। एनजेसी क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द 2 डिकेड बाद ये बनाई गई थी, और क्या जज अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी बनाई गई थी। इसमें क्या था कि लोकसभा द्वारा 13 अगस्त 2014 को ये बिल लेके आए थे, ठीक है, और ये इसको एनजेसी को डेवलप किया गया था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। इसमें क्या था, 6 मेंबर होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, एक लॉ मिनिस्टर होंगे, 2 इमिनेंट पर्सन होंगे जिनके पास नॉलेज होगी जज वज को अपॉइंटमेंट करने की। तो ये 6 आदमी मिलके क्या बनाएंगे, जज का नाम चूज करेंगे और प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। अब लॉ मिनिस्टर के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि लॉ मिनिस्टर तो खुद इसके अंदर मेंबर है। तो ये क्या, नाम चूज करके आगे भेजेंगे। तो गवर्नमेंट के 3 आदमी हो गए। तो इसको क्या बोलते हैं, कोर्ट क्या करती है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देती है। क्यों कर देती है, वही क्योंकि यार ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है कि आपको क्या रखना है, डिवीजन पावर में आपको क्या रखना है, अलग अलग रखना है कि जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव अलग रखना है। भाई एग्जीक्यूटिव तो आ गए इसमें, लेजिस्लेटिव भी आ गई इसमें, ठीक है, फिर कहाँ की अलग रहेगी। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देती है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देते हैं। द कोर्ट हेल्ड करती है दैट द एक्ट गिव बाय द गवर्नमेंट द सिग्निफिकेंस पावर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज। द कोर्ट हेल्ड दैट द इंक्रोच करती है जुडिशरी इंडिपेंडेंसी इन सब चीज़ों को, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा और जुडिशरी इंडिपेंडेंसी रहनी चाहिए। तो ये होता है, और इसे ख़त्म कर दिया जाता है एनजेसी को पूरी तरह। मैं आपने बताया नीड क्यों है हमें इसकी ज़रूरत कोलिज्म, क्योंकि इन्फ्लुएंस ना हो एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेटिव का हमारे जुडिशरी प्रोसेस में। स्टेट क्या है, मेन जो लिटिगेंट है वो इंडियन कोर्ट है, मतलब कि जो हमारी जितनी भी स्टेट है वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट पे डिपेंडेंट है। कोई केस हो जाता है सुप्रीम कोर्ट पे, तो वो भी
सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती हैं आर्टिकल 131 से, ओरिजिनल जुडिक्शन से। अब केस ही नहीं होगा, मतलब क्या चीज़ प्रॉब्लम आ जाएगी? अगर स्टेट की सारी सेंट्रल के हाथ में आ जाएगा तो स्टेट कहाँ जाएंगी? ये सारी चीज़ें हैं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। सॉरी, वो एक आंटी आई थी काम करने, वो लॉक था। तो ये क्या है, सारा कुछ इंडियन कोर्ट पे डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जुडिशल रिव्यू, जुडिशल एक्टिविज्म, जुडिशल ओवररीच, आज ये भी बताऊंगा मैं आपको क्या होते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, नॉट ए स्पेशलिस्ट, ठीक है ना। और रिगार्डिंग सब चीज़ होने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी बहुत है इंडिया में, बहुत इन्फ्लुएंस किया जाता है, कितने लॉ हैं गलत यूज़ किए जाते हैं, तो उसके लिए होना चाहिए। क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है इसको, किस बात पे किया जाता है कि भाई क्या कर रहे हैं आप, जज को ज़्यादा पावर देकर रखी है आपने, जज को सिलेक्शन करें, अनडेमोक्रेटिक, ये क्या सिलेक्शन होता है, जज को ही सिलेक्ट करेंगे। नो ऑफिशियल कोई प्रोसीजर ही नहीं है, कोई रिटन मैनुअल ही नहीं है, किस बेसिस पे आपको करना है ऐसा पता नहीं है। कोई जज अपने सन और नेफ्यू को फेवर कर सकता है कि ऐसे बोलेगा तू अपने को कर लेना, मैं अपने को फेवर करता हूँ, तो ऐसे भी हो सकता है। कभी कभी डिले किया जाता है अपॉइंटमेंट में, अगर कोई तारीख फिक्स हो, कोई मैनुअल हो रिटन, तो पर्टिकुलर तरीके से आप कर सकते हो, पर कोई नहीं है तो इसमें 1 साल तक ना करें जज को अपॉइंट, तो वो अपॉइंट ही नहीं होंगे। प्रोसीजर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, मतलब कि क्या होता है, कभी कितने नाम भेज दो, कभी 5 नाम भेज दो, कभी 2 नाम भेज दो, तो ये क्या होता है कि आप इन्फॉर्मेटिव, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी रखो, 4 नाम जाने हैं, 4 ही को करना है। प्रोएक्टिव डिसीजन नहीं है, इम्प्रूविंग द ट्रांसपेरेंसी इसमें लानी पड़ेगी। तो आपको अगर ये तो हो गया क्रिटिसाइज, अब वे फॉरवर्ड में लिखना है आपको। वे फॉरवर्ड में आप इसी को ही वे फॉरवर्ड में ला सकते हो। देयर शुड बी ए रिटन मैनुअल ऑल्सो, ठीक है, डू नॉट फेवर, मेक ए मोर ट्रांसपेरेंसी इन द दैट, मतलब पूरा इसी को आप वे फॉरवर्ड में घुसा सकते हो। तो ये सारी इसमें कुछ चीज़ें हैं। दूसरी एक न्यूज़ आती है कि इसमें रिवाइव किया गया नर्सिंग, जो नर्सिंग काउंसिल होती है उसने डिसेबल जो कोटा होता है उन लोगों को कोटा दिया है कि वो भी नर्सिंग में आके कोर्स कर पाएंगे, बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है कर पाएंगे। जो 40 to 50% जो डिसेबल पर्सन है उनको इजाज़त दे दी गई है, क्योंकि जो डिसेबल पर्सन होते हैं ना, ये बेचारे क्या करते हैं, इनको डॉक्टरी में इनकी कुछ लिमिट रहती है कि इतना डिसेबल हो तो ही डॉक्टर। आपको बिल्कुल डिसेबल आँख से दिखता नहीं, क्या वो सर्जन बन सकता है? क्या नहीं बन सकता सर्जन। तो ऐसी चीज़ें हैं कि इनको भी अब पावर दी जा रही है। देखो पैरा ओलंपिक में 18-19 मेडल लेके आए हैं, ठीक है, तो इनको भी कहीं ना कहीं आगे लाया जा रहा है कि डिसेबल को भी आगे लाया जाएगा। तो उसी पे ये आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हो, ये नर्सिंग जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उसमें भी कहीं ना कहीं इनको आगे लाया जा रहा है, एक न्यू रूल लाने की तैयारी है। तो आज मैं कुछ स्कीम बताऊंगा इनसे रिलेटेड, बस नाम याद रखना। एक राइट पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट है, इंक्रीज़ करता है कि मतलब डिसेबिलिटी 7 to 21% मेड प्रोविजन रिजर्वेशन इन द हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब, फ्री एजुकेशन फॉर ए चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 18। तो ये वाला एक्ट बोलता है, तो ये है, ठीक है ना। उसके बाद है मेंटल हेल्थ एक्ट है 2017, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रमोट करता है, फुलफिल द राइट ऑफ मेंटल चैलेंज जो पर्सन है उनके हेल्थ एंड सर्विस को प्रमोट करना। एक है रिहेबिलिटेशन काउंसिल एक्ट 1992, मतलब जो एक रिहेबिलिटेटिव मॉनिटरिंग ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल पर्सन प्रमोट किया जाएगा ताकि अच्छे से उनके काम पर पाए, स्पेशली उनके लिए एजुकेशन बनानी है, वो एबेकस वाली एजुकेशन होती है। अब आपको कमेंट में बताना है जो देख नहीं पाते हैं वो कौन से वाली पढ़ाई करते हैं, उसका नाम है पर्टिकुलर पढ़ाई का। तो रिसर्च करने के लिए उनको रिहेबिलिट अच्छे से किया जाए, प्रोफेशनल अच्छा दिया जाए। फिर एक नेशनल ट्रस्ट वेलफेयर इंडियन आपकी ऑस्ट्रीम सिलेबस हो गया, मतलब कि पहले वाले मेंटल रिटार्डेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी एक एक्ट भी लेके आए थे 1999 में। इनेबल करता है, एम्पावर करता है डिसेबल पर्सन को इंडिपेंडेंटली, मतलब वो रहें, उनको पावर देता है, पॉसिबिलिटी देता है। इंस्टीट्यूशन कुछ मेजर भी लिए गए हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट ने इनके लिए बहुत अच्छा काम किया है। फाइनेंशियल मेजर भी लिए जाते हैं इनके लिए, स्पेशल फंड बना के रखा है, नेशनल फंड फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए। कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जो बैंक करते हैं 40, मतलब आपको नहीं बैंक नहीं करते, जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं, अगर उनका टर्नओवर मतलब उनके जो प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा का है तो 2% वो पैसा अपनी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करते हैं। तो वो भी अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो CSR किसी डिसेबल चीज़ के लिए खर्च कर रहे हो तो वो भी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी में काउंट होगा।
और बहुत सारी चीज़ें रिसर्च है, सेटिंग अप द इंडियन साइन लैंग्वेज बनाई गई, रिसर्च इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया है, बहुत सारे बेनिफिट इनको दिए जाते हैं। तो ये सारे कुछ लीगल प्रोविजंस हैं। अब इसके लिए कुछ स्कीम देखते हैं इनके लिए, जैसे राष्ट्रीय आपकी वयोश्री योजना। ये क्या कि फिजिकल एड जो है लाइक डिवाइस जो है सीनियर सिटीजन वो यूज़ नहीं करते, वो कानों पर मशीन लगा के रखते हैं, कहीं पर कोई सी मशीन लग रही है, तो वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं और BPL कार्ड कैटेगरी है उनके लिए मशीन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, लिविंग डिवाइसेस उनको दिए जाएंगे ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंदर। तो ये आपको याद है, BPL कार्ड होल्डर को, सीनियर सिटीजन को दिए जाएंगे, ठीक है। स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर ए पर्सन डिसेबिलिटी, उसके लिए सिपदा एक स्कीम थी, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना था टू द स्टेट टू इम्प्लीमेंट इस स्कीम को करने के लिए। एक थी एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ये हेल्प करती है बिल्ड करने में इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आपने देखा होगा ना, आप रेल में जाओगे, रेल वाले मतलब रेलवे में जाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे रेलवे स्टेशन का, या मेट्रो में जाओगे तो मेट्रो में क्या होता है कि प्लेन वाला सरफेस होती है जिसपे इजी व्हील चेयर चढ़ सकती है, व्हील चेयर चढ़ सकती है। तो इनके लिए सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है, स्पेशली इन पब्लिक बिल्डिंग में, तो इनके लिए एक्सेसिबल बनाओ कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनके हिसाब का भी रखो, ये भी अच्छे से उसमें कर पाए। फिर एक असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन परचेज एंड फिटनेस एड एप्लीकेशन भी लेके आए, ठीक है, प्रोवाइड करता है इनको एड एंड असिस्टेंट डिवाइसेस देता है। सुगम्य आपकी पुस्तकालय बनाया, ऑनलाइन जो लाइब्रेरी बनाई इनके लिए कि सुगम्य मतलब अच्छे से कर पाए। नेशनल एक्शन प्लान स्किल डेवलपमेंट में भी इनको ऐड किया गया। दीनदयाल, ठीक है ना, रिहेबिलिटेशन स्कीम लेके ऐसे प्रमोट करना, वॉलंटरी एक्शन, ठीक है, ग्रांड इन एड देनी, NGO जो इनके लिए काम करते हैं। एजुकेशन में बहुत सारे मेजर्स इनके लिए गए, मतलब कि इनको एक तो डिसेबल्ड पर्सन को एजुकेशन लेवल में 5% रिजर्वेशन दिया गया इनको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो ये कुछ काम किए गए। कुछ इनिशिएटिव से क्या होगा, वाई सच इनिशिएटिव इफेक्टिव, मतलब कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई देखो, जीने का अधिकार सबको है, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 बोलता है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस, मतलब कि कैसा वो दिखता है, क्या वो दिखता है, सबको जीने का अधिकार है। तो इनके लिए आप जो चीज़ कर रहे हो, तो इनके लिए इनका एक पूरा सिनेरियो डेवलप होगा, उनमें आत्मनिर्भर बनेंगे, आगे आएंगे, कुछ काम करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, कोई मतलब डिफरेंस नहीं होगा, आगे वो बढ़ पाएंगे। तो यही सारी चीज़ इसमें है, वो आप पढ़ लेना, अपनी तरह सोचा करो, अपनी तरह सोचा करो। डिसेबिलिटी स्टेटस क्या देखते हैं कि 10 में से और 1 पीपल डिसेबल है पूरे वर्ल्ड में, ऐसे WHO बोलता है। 10 व्यक्ति में से अगर 10 व्यक्ति लोग उसमें से 1 डिसेबल मिलेगा, तो कोई 10 व्यक्ति हैं उसमें से 1 डिसेबल है। अब ये देखोगे 5 में से 1 जो है वर्ल्ड का पुअर आर डिसेबल, मतलब अगर 5 आदमी को काउंट करोगे वर्ल्ड के, ठीक है, उसमें से 1 व्यक्ति मिलेगा। अगर पुअर वाले काउंट करोगे, ये तो सारे हो गए टोटल, पुअर रिच सब आ गए इसमें। अगर पुअर को देखोगे तो पुअर का तो और रेशियो खराब है, उसमें से 5 में से 1 डिसेबल है, तो ये है। अब आगे आते हैं 5 जो चिल्ड्रन डिसेबिलिटी इन अफ्रीका में जो डू नॉट अटेंड द स्कूल, ये तो मत पढ़ो, अफ्रीका का तो हम पढ़ नहीं रहे, हम तो इंडिया का ही पढ़ेंगे। डिसेबल पर्सन कैन नॉट बी ऑफर्ड द हेल्थ केयर, मतलब 2 में से 1 व्यक्ति डिसेबल है ऑलरेडी, 2 में से 1 व्यक्ति मतलब हाफ मान लो, हाफ को कुछ नहीं मिल पाता, कोई मतलब कि उन्हें हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी नहीं मिल पाती और हाफ को मिल पाती है, ऐसा आप याद रखो। फिर जो असिस्टेंट डिवाइसेज होते हैं, टेक्नोलॉजी, व्हील चेयर हो गई है, ये देखो ये व्हील चेयर हो गई, ठीक है ना, ये कुछ हेल्प मिलती है ऐसे चलने से, डंडे से चलने से, तो व्हील चेयर में अच्छा लगता है। तो ये 5 लोगों का डिसेबल वाले 5 लोग हैं, उसमें से 2-4 को ही क्या मिल पाती है, 4 को ही क्या मतलब 4 को मतलब बाहर रखा है, 1 को ही सुविधा मिल पाती है, मतलब ऐसी सुविधा 5 लोगों में से, ये याद रखो। अब इसमें क्या लिखा है, लेस देन 4% में 2% डिसेबल आर द एम्प्लॉयड, मतलब ये याद रखो, वाइट कलर जॉब बोलते हैं, देखो ये वाइट कलर लगा के खड़े हैं टाई, तो मतलब अगर 4 आदमी डिसेबल है उसमें से हाफ को ही, 4 में से 2 हो गए ना, हाफ ही मान लो, तो हाफ को ही जॉब मिल पाती है, एम्प्लॉयमेंट हो पाते हैं। तो आपने क्या देखा, 10 में से 1 व्यक्ति पूरे दुनिया में। अगर पुअर में देखोगे तो पुअर में 5 में से 1 व्यक्ति, और भी कंडीशन खराब। जो सर्विस प्रोवाइड होते हैं, जो उनको मतलब डिवाइसेस मिलती हैं, वो 5 में से 1 ही व्यक्ति को मिल पा रही है पूरी दुनिया का देखोगे, और जो जॉब मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं हाफ को ही मिल पा रही है, तो आप ऐसा देखोगे। और हेल्थ केयर भी हाफ को ही मिल पा रही है। तो ये एक सिनेरियो है WHO डिसेबिलिटी स्टेटस में, स्टैटिक में ये सारी चीज़ें बताई हैं। दूसरी जो आती है द की, ये सारे एडिटोरियल स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से एडिटोरियल आ जाएंगे यहाँ से। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाता हूँ। जुडिशल, आपको जुडिशल ओवररीच पढ़ाऊंगा, जुडिशल एक्टिविज्म पढ़ाऊंगा। फिर इसमें ये M कर लेना भाई, ये मिटन मुझसे गलत हो गया था, मतलब मैं टाइप करते हुए वो स्पेस दब गया था, डिलीट का ऑप्शन दब गया। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये तीनों में पढ़ाऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। अभी मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ, थोड़ा गला भी बैठ गया है, कोशिश मेरी रहती है अच्छे से पढ़ाने की। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डालता हूँ, पक्का डालूंगा इसकी वीडियो, क्योंकि मैं अभी तो सोऊंगा नहीं, 6-7 बजे जाके सोऊंगा, अभी तो मैं उठा ही हूँ। उठा तो मैं रात ही था, मतलब 12 बजे।
तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को रोकता हूँ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें, मुझे थोड़ा हौसला मिलता है और वीडियो बनाने का। अन्यथा मैं सोचता हूँ यार कोई देख ही नहीं रहा है, बंद कर दो। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद।